नमस्कार दोस्तों, और आज हम बात करने वाले आरएसी का एमसीक्यूज। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने एमसीक्यूज डिस्कस किया था, जिसके साथ कॉन्सेप्ट भी डिस्कस कर रहे हैं, जिसके साथ और भी कुछ चीजें डिस्कस कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो को मत देखना, क्योंकि आपको बहुत कम समझ में आएगा, जो मैं नहीं चाहता। फिर आपको जाओगे दूसरे वीडियो पे और ऐसे ऐसे आप अपना समय खराब कर लोगे। इसलिए एक सीक्वेंस में देखो, जैसे लगे कि हाँ यार ये क्लास है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भाई देखो, अभी क्वेश्चन कौन सा आया, बेल कॉलमैन साइकिल इज आल्सो नोन एज। तो याद है पिछले वीडियो में मैंने क्या बताया था, रेफ्रिजरेंट के बारे में बताया था। कैसा होता है, एक प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी होता है। प्राइमरी रेफ्रिजरेंट मतलब एक रेफ्रिजरेंट जो प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है। प्राइमरी में कौन आता है, प्राइमरी में भाई रेफ्रिजरेंट आते हैं। कौन से, जैसे आपने फ्रेयॉन के बारे में सुना होगा, जैसे आपने अमोनिया के बारे में सुना होगा। अब सेकेंडरी में कौन आता है भाई, सेकेंडरी में वो रेफ्रिजरेंट आते हैं जैसे वाटर या मान लो एयर। तो भाई वो आते हैं ना जो एक्चुअली प्राइमरी के साथ ही काम करते हैं, मतलब प्राइमरी वहां पर होगा जहाँ सेकेंडरी होगा, और वो बस क्या करते हैं कि सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट की तरह काम करता है, प्राइमरी उन्हें कंट्रोल करता है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, मतलब जहां अगर अमोनिया प्लस वाटर इस्तेमाल होता है, पता है कहां पर होता है, जल्दी बताओ जल्दी। वेपर अब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में अमोनिया प्लस वाटर इस्तेमाल होता है। अब अमोनिया प्लस वाटर, तो अब वाटर क्या करता है, तो वाटर जो है अमोनिया को अब्सॉर्बेंट है, ऐसा कुछ मतलब होता रहता है कि नहीं। प्रोसेस मैंने आपको बताया था भाई, पिछले वीडियो में देख लेना, वो मतलब वहां पर मैंने बताई थी कुछ चीजें। तो अगर आपको वो समझ में आई है तो बहुत अच्छी बात है। चलो रिकैप तो हो गया, मैंने वहां और भी कुछ चीजें बताई थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब यहाँ क्या होगा, जैसे वहां पर आपने जो क्वेश्चन पढ़ा है ना, उसी का सेकेंड वर्जन 2.0 यहाँ भी कुछ मिल जाएंगे। जैसे भाई मैं आपको करके बताता हूँ, चलिए। बेल कॉलमैन साइकिल इज ऑल्सो नॉन एज। तो भाई बेल कॉलमैन साइकिल क्या है भाई, ये क्वेश्चन बहुत बार सुन चुके हो ना। तो चलिए अब इसका मतलब हम लोग कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, बेल कॉलमैन साइकिल जो होता है उसको रिवर्स ब्रेटन साइकिल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रिवर्स ब्रेटन साइकिल। एक्चुअली ये दोनों क्या होते हैं, गैस रेफ्रिजरेशन साइकिल। गैस रेफ्रिजरेशन साइकिल मतलब क्यों, क्योंकि इनका जो रेफ्रिजरेंट है वो गैस है। अब गैस कौन सा है, एयर, मतलब इनमें जो रेफ्रिजरेंट होता है वो एयर इस्तेमाल होता है। और ये ज्यादा करके कहाँ इस्तेमाल होता है, एरोप्लेन में इस्तेमाल होता है, एयरक्राफ्ट में। अब आपको आई होप समझ में आएगा। ओके, मैं एयरक्राफ्ट नहीं बना पा रहा। तो फ्रेंड्स, एरोप्लेन्स में इस्तेमाल क्यों होता है भाई, एरोप्लेन्स में एसी इसलिए इस्तेमाल होता है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था भाई, अगर जिसने एंड तक देखा होगा समझ में आ गया कि भाई सबसे हीट निकलती है। आपके अंदर भी हीट है, मेरे अंदर भी हीट है, और वो हीट अगर बराबर हो गया, सराउंडिंग प्लस मेरा हीट, तो फ्रेंड्स मुझे कंफर्टेबल होगा। ये याद होगा, आखिरी में मैंने बताया था। तो चलिए अब देखते हैं सेकेंड लेवल पे कि बेल कॉलमैन साइकिल तो आपको समझ में आ गया कि इसको कहते हैं रिवर्स ब्रेटन साइकिल। तो ये क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया कि भाई रिवर्स ब्रेटन साइकिल है। लेकिन क्या इतने से कंप्लीट होगा, नहीं। देखो यार, कैन नॉट साइकिल जो है ना, वो रिवर्स कैन नॉट कर दो तो रेफ्रिजरेशन के लिए हो जाता है। जो कैन नॉट इंजन के लिए था, अगर उसको रिवर्स कैन नॉट कर दो तो वो रेफ्रिजरेशन के लिए हो जाता है। वैसे ही जो ब्रेटन है वो जेट इंजन के लिए या किसी चीज के लिए है, उसको रिवर्स कर दिया तो मैंने रेफ्रिजरेशन हो गया, इसीलिए इसे रिवर्स ब्रेटन साइकिल कहते हैं। और बेल कॉलमैन साइकिल कहते हैं। और क्या है, गैस रेफ्रिजरेशन साइकिल। याद रखना, तीन नाम है, गैस रेफ्रिजरेशन सिस्टम तीन नाम है, आप याद रखना। अब भाई इधर ही कंप्लीट नहीं हुआ, तीन चीज अभी पढ़े हो आप, बेल कॉलमैन, ब्रेटन, रिवर्स ब्रेटन और गैस रेफ्रिजरेशन। अब इसमें साइकिल पढ़ लेते हैं, क्योंकि साइकिल है ना, तो किस चीज का साइकिल है, तो भाई पहले होता है रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन, मतलब रिवर्सिबल एडियाबैटिक। भाई तू देखते रह सिर्फ, और आपको यकीन नहीं होगा, आप देखते रहो सिर्फ, आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि पहले समझ में नहीं आया क्या पता, लेकिन दूसरे में समझ आ जाएगा। रिवर्स एडियाबैटिक कंप्रेशन। अब रिवर्स एडियाबैटिक कंप्रेशन क्या होता है, ओ मैंने आरएसी लिख दिया, कोई बात नहीं। रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन मतलब आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, मतलब एंट्रोपी कांस्टेंट है और कंप्रेशन हो रहा है। अब कंप्रेशन का मतलब मत पूछना यार, दबाव हो रहा है और क्या। कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन, फिर इसके बाद जो कांस्टेंट प्रेशर पे हीट रिजेक्शन होता है। हाँ, कांस्टेंट प्रेशर पे मतलब जो कांस्टेंट अगर प्रेशर है, मान लो मैं किसी गैस पे कांस्टेंट प्रेशर दे रहा हूं और वो हीट रिजेक्ट कर रहा है। और फिर बाद में ये होता है रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन। अब रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन मतलब समझ ही गए होगे भाई, एक्सपेंशन हो रहा है कैसे, एंट्रोपी कांस्टेंट। याद रखना,
हम रिवर्स एडियाबैटिक जहां भी लिखा है ना, रिवर्स एडियाबैटिक, रिवर्सिबल एडियाबैटिक, उसको हम आइसेंट्रोपिक भी लिख सकते हैं, क्यों? एंट्रोपी कांस्टेंट ही है आखिर में, दोनों वही बताता है, बस अलग अलग तरीके से। अब याद रखना चौथा सबसे आखिरी, और भाई ये क्वेश्चन बहुत काम आएगा। हाँ, ये क्वेश्चन अगर इस पे आ गया ना तो आप फोड़ के आओगे। कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। भाई देखो होता क्या है, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन होता है। अब मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, देखो भाई इवापोरेटर जो था, अब भाई उनका साइकिल थोड़ा बहुत सेम ऐसे ही कुछ होगा कि यहाँ इवापोरेटर है, वहां से हीट एडिशन हो गया। हाँ, मतलब हीट उसने अब्सॉर्ब कर लिया, बोला भाई खाना गर्म ही है, मतलब ठंडा इसको रहना है, गर्म नहीं होने देंगे। गर्म क्यों नहीं होने देंगे? वरना सड़ जाता है ना कुछ चीजें, अगर गर्म हो गया तो उसको ठंडा करना है। तो भाई उसमें से हीट निकाला मैंने इवापोरेटर ने। अब कंप्रेशर में थोड़ा काम होगा, कैसे काम हो रहा है? आइसेंट्रोपिक काम हो रहा है। आइसेंट्रोपिक मतलब भाई हीट निकालने के बाद वहां पहुंचाना तो पड़ेगा बाहर, मतलब छोड़ना तो पड़ेगा, तो उसके लिए तो काम करना पड़ेगा। क्योंकि सेकेंड लॉ में क्या कहा था कि भाई लो टू हाई टेम्परेचर जाना नामुमकिन है। मतलब अगर आप किसी पानी को पहाड़ पे चढ़ाने की कोशिश कर रहे हो जमीन से, तो भाई मुश्किल है, उसके लिए मोटर की जरूरत पड़ेगी, काम करना पड़ेगा थोड़ा। तो यही है, यहाँ पर काम करना पड़ेगा। अब कितना काम कर रहे हो वो एफिशिएंसी आ जाती है। तो देखो यार, काम किया मैंने, मतलब उसने काम किया इवापोरेटर, फिर कंप्रेसर, जहां पर वीसीआरएस में कंप्रेसर काम करता है, तो यहाँ पर भी जो काम कर रहा है कोई है। अब यहाँ पर कंप्रेसर कौन होगा? पिस्टन हो सकता है या ऐसी ऐसी चीज है। तो भाई काम किया इसने पहुंचा दिया बाहर। अब बाहर मतलब कांस्टेंट प्रेशर पे हीट रिजेक्ट कर देगा। हीट रिजेक्ट कर देगा भाई, क्यों? हीट छोड़ना भी तो है। अब ये बताओ कौन हीट अब्सॉर्ब कर रहा है? हीट कौन अब्सॉर्ब कर रहा है बताओ जल्दी। इवापोरेटर में बैठा रेफ्रिजरेंट, और गैस रेफ्रिजरेशन साइकिल में एयर होता है, मैंने पहले बोल दिया। हाँ, गैस रेफ्रिजरेशन साइकिल में एयर होता है जो ही एब्सॉर्ब करता है, मतलब रेफ्रिजरेंट की तरह काम करता है, और जो एरोप्लेन में इस्तेमाल होता है ज्यादा करके गैस रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो गैस में क्या हो गया भाई, इसने अब्सॉर्ब किया, इसके बाद ये गया ऊपर, ऊपर कंप्रेसर आया, इसके बाद आया हीट रिजेक्शन, इसने काम कर दिया, मतलब कंप्रेसर ने पहुंचा दिया और फिर हीट रिजेक्ट करवा दिया। अब जो एयर होगा वो, अगर तो ये बताओ, यहां तो चलो पिस्टन था, लेकिन भाई अगर बाई चांस लिक्विड वाली कोई चीज होती जैसे वाटर, अगर मुश्किल है, मतलब गैस रेफ्रिजरेशन सिस्टम की बात नहीं कर रहा हूं अभी दूसरी चीज की बात कर रहा हूं। गैस रेफ्रिजरेशन सिस्टम में तो एयर था, अगर मान लो वाटर है, जैसे वीसीआरएस में क्या होता है, वीसीआरएस में यहाँ वाटर होता है, वाटर नहीं होता है एक्चुअली, अमोनिया होता है। हाँ, तो ऐसी कुछ चीजें होती है। तो अगर मान लो अमोनिया जो है रेफ्रिजरेंट, हाँ सुनते रहना, रेफ्रिजरेंट भाई वो इवापोरेटर में आएगा, इतनी जो गर्मी लेगा ना वो वाष्प में बदल जाएगा, फिर बाद में उसके ऊपर काम होगा तो और हीट आया, तो भाई वो सुपर हीटेड वाष्प रहेगा। फिर इसके बाद जब वो, मतलब अमोनिया, हाँ याद रखना वाटर की बात नहीं हो रही है, अमोनिया की बात हो रही है। फिर अमोनिया जो रेफ्रिजरेंट है ना, वो रिजेक्ट कर देगा जब हीट, बोला कि भाई बहुत हीट से लिया, आप रिजेक्ट करो। तो जैसे ही वो सराउंडिंग में हीट रिजेक्ट किया, भाई यकीन नहीं करोगे, सराउंडिंग में जैसे हीट करेगा वो टेंशन फ्री हो जाएगा भाई, उसके मॉलिक्यूल्स भागना छोड़ देंगे और वो आसपास आ जाएंगे और लिक्विड में बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? लिक्विड बन जाएंगे। क्या समझ में आया? ओ आई नो बैकग्राउंड नॉइस आ रहा होगा, एक्चुअली बहुत शोर होता है, लेकिन क्या करें भाई, आपको इतना तो नॉइज नहीं आ रहा होगा आई होप। तो यार सुनो, अब सोचो वो जो वाष्प था या वो जो रेफ्रिजरेंट था जो पहले लिक्विड में आया, फिर लिक्विड के बाद वाष्प बन गया क्योंकि इवापोरेटर में बहुत हीट मिली, फिर वाष्प से लिक्विड कहाँ बना? कंप्रेसर में, और मतलब कंडेंसर में, सॉरी, जहां पर हीट रिजेक्ट हुआ, और कंडेंसर के बाद वो आया तो वो एक्सपेंशन वाल्व में, जहां पर आइसेंट्रोपिक, यहां पर तो एक्सपेंशन बता रहा है। इसके बाद वो जाता है इवापोरेटर में, मतलब एक्सपेंशन में, फिर यहाँ भी लिक्विड होगा, और लिक्विड के बाद यहाँ से वापस वाष्प बनना शुरू। तो ये एक साइकिल की तरह काम होता है। हाँ, आई होप आप समझ गए होंगे कहां पर। अब देखना आपसे क्वेश्चन कैसे लगेगा भाई, ये जो टाइम दिया है ना मैंने, इसको बर्बाद मत होने देना। अब इसकी जो एफिशिएंसी है ना भाई, वो मैं बाद में बताऊंगा, क्वेश्चन आने दो तब। इन बेल-कोलमैन साइकिल ड्यूरिंग हीट रिजेक्शन प्रोसेस आफ्टर कंप्रेशन क्या होता है? तो फ्रेंड्स अब खुद ही सोचिए, आफ्टर हीट रिजेक्शन मतलब ड्यूरिंग हीट रिजेक्शन प्रोसेस आफ्टर कंप्रेशन, तो कंप्रेशन के बाद ही तो हीट रिजेक्शन होता है, मैंने बताया था। जब मतलब कंप्रेशन मतलब कुछ काम किया जा रहा है, उसके बाद हीट रिजेक्शन हो रहा है। हीट रिजेक्शन में क्या होता है, तो यहां जरा ऑप्शंस को ध्यान से देखना। हाँ भाई, ऑप्शंस ध्यान देखना पड़ेगा।
हॉट गैस फ्लोज फ्रॉम हीट एक्सचेंजर, यहां भी लिखा है हॉट गैस फ्लोज फ्रॉम हीट एक्सचेंजर, यहां भी बोला है हॉट गैस फ्लोज फ्रॉम हीट रिजेक्शन एंड रिजेक्ट हीट। तो भाई तीनों में यही चारों में लिखा है हॉट गैस फ्लो फ्रॉम हीट एक्सचेंजर, ये सबको पता है, एंड रिजेक्ट हीट। अब हीट रिजेक्ट करेगा, लेकिन कैसे करेगा भाई? आइसोबैरिकली मतलब कांस्टेंट प्रेशर पे, आइसेंट्रोपिक मतलब कांस्टेंट एंट्रोपी पे, आइसोथर्मल मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर, या आइसोकोरिक, आइसोकोरिक मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम। तो क्या आंसर सही है फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स मैंने बताया था कांस्टेंट प्रेशर पे हीट रिजेक्शन होता है, ये सही है ए। देखा, ये क्वेश्चन ऐसे ही कंप्लीट हो गया। अगर मुश्किल क्वेश्चन आएगा ना ऐसा, तो आप ऐसे ही कर ले जाओगे यार, टेंशन मत लेना। तो फ्रेंड्स अब आते हैं हम तीसरे क्वेश्चन पे, और एक और चीज बताता हूं, कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एडिशन कैसे होता है। देखो यार, तुम्हारे पापा जब तुम्हें प्रेशर देते हैं तभी तो तुम काम करते हो, इसके बाद पापा चले गए तो वो प्रेशर के साथ छोड़ देते हो प्रेशर, तो कांस्टेंट प्रेशर पे ही सब कुछ हो रहा है ना, आइसेंट्रोपिक। लेकिन हाँ, काम कैसे कर रहे हो? देखो, कांस्टेंट प्रेशर आया, फिर तुम काम कर रहे हो कैसे? एंट्रोपी कांस्टेंट, मतलब गुस्सा भी आ रहा है, एंट्रोपी लेकिन कांस्टेंट है, आप संभाले हुए हो अपने आप को यार कि कर लेता हूं, जाने दे यार, कर लेता हूं। बोरियत, जो इतनी बोरियत महसूस होती है उसको भी आप कंट्रोल करते हो। तो भाई कांस्टेंट एंट्रोपी, भाई ये अगर आपने समझ गए ना तो आपका बहुत कुछ सॉल्व हो जाएगा। अब विच वन एक्ट्स एज अ प्राइमरी, सेकेंडरी एज वेल एज टर्शियरी। भाई अब ये 2.0 का मेरा मतलब क्या था? क्वेश्चन पहले वाले वीडियो अगर आप ध्यान से देखोगे तो वहां भी ये क्वेश्चन आया था। वहां क्वेश्चन क्या आया था? विच वन एक्ट्स एज अ प्राइमरी, सेकेंडरी एज वेल एज टर्शियरी रेफ्रिजरेंट, तो क्वेश्चन मार्क। तो भाई वहां पहले था वाटर, फिर अमोनिया था, फिर फ्रेन था, फिर नन था। तो वहां पर आंसर तो नन था, लेकिन यहां पर क्या होगा? क्योंकि यहां तो अमोनिया नहीं है ना, यहां पर एयर भी है। और याद रखना, एयर की खास बात बताता हूं, एयर ही है सिर्फ जो, मतलब इसका आंसर एयर होगा। अब इसका आंसर एयर होगा, और एक और खास चीज बताता हूं, प्राइमरी रेफ्रिजरेंट की तरह काम करता है भाई। ये एयर रेफ्रिजरेशन, गैस रेफ्रिजरेशन साइकिल जिसकी हम बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, गैस रेफ्रिजरेशन साइकिल में ना ये अकेला एयर जो है ना काम करता है, अकेला काम करता है, इसको कोई कंट्रोल करने वाला नहीं होता। सेकेंडरी में क्या होता है कि भाई सेकेंडरी में एयर आ गया, प्लस कौन आ गया? कौन आ गया फ्रेंड्स? खुद ही सोचिए। तो एयर आ गया, और सेकेंडरी में मान लीजिए रेफ्रिजरेटर, फ्रिज। हाँ, फ्रिज में क्या होता है? एयर भी होता है, लेकिन वो कंट्रोल रहता है। मतलब कौन कंट्रोल करता है भाई? कोई प्राइमरी रेफ्रिजरेंट। अब डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में कौन सी चीज इस्तेमाल होती है रेफ्रिजरेंट? आप खुद ही सोचिए, आपने तो पढ़ा है ना डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर या डोमेस्टिक एसी में कौन सी चीज इस्तेमाल होती है, तो ज्यादा करके आपने सुना होगा। अभी वो क्वेश्चन भी आएगा, बाद में बताता हूं। तो फ्रेंड्स वो तो हो गया। अब तीसरा समझते हैं टर्शियरी रेफ्रिजरेंट। टर्शियरी भाई कहां पर होता है? तो सेंट्रल एसी सुने हो भाई, जो लोग जहां काम करते होंगे ना ऑफिस में बड़े बड़े, वहां पर सेंट्रल एसी इस्तेमाल होता है, जिससे हर जगह वो हवा पहुंच जाती है। वो सेंटर में एक बड़ा सा एसी होगा, हर जगह पहुंच जाता है भाई। और इतनी ठंडी लगती है ना, जो सेंटर में बैठा होता है उसको बहुत मोटे मोटे कपड़े पहनने पड़ते हैं, मतलब आप यकीन नहीं करोगे। अभी मैंने जो सेकेंडरी वाली बात कही है अभी बताता हूँ कि मतलब डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर या एसी में कौन सी चीज इस्तेमाल होती है। अभी वो क्वेश्चन आएगा, अब पिछली बार भी आया था लेकिन आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया। द सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर वर्किंग एज अ हीट पंप इज गिवन बाय, तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा सीओपी ऑफ हीट पंप इक्वल टू सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर प्लस 1। सबको पता है यार, आपको तो पता ही होना चाहिए। 1 को वहां भेज दो तो सीओपी ऑफ हीट पंप इक्वल टू सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर प्लस 1। अब खुद ही सोचिए ये क्वेश्चन क्या बता रहा है? ये क्वेश्चन बता रहा है भाई जो भी सीओपी ऑफ हीट पंप है ना, वो सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर प्लस 1 होगा। मतलब इतना तो गारंटी है, ग्रेटर देन 1 होगा। और याद रखना सीओपी हर वक्त ग्रेटर होता है, पता है क्यों? अगर सीओपी ग्रेटर नहीं हुआ 1 से, तो भाई खुद ही सोचो ईटा क्या होता है? ईटा मतलब एफिशिएंसी। सीओपी और एफिशिएंसी क्या होता है? सीओपी जो होता है, सीओपी वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर ये 0 हुआ तो ये इन्फिनिटी होगी, और ये नहीं सॉरी, अगर ये 0 हुआ तो ईटा क्या होगा? तो एफिशिएंसी तो इन्फिनिटी हो जाएगी। हो गया कि नहीं? तो अब अगर ये सोचो सीओपी 1 हुआ, सीओपी भाई थोड़ा डीप में जा रहा होगा, टेंशन मत लेना, बस ध्यान देते रहो। और अगर ये नहीं भी हुआ ना, बस इतना याद रखना कि सीओपी ऑफ हीट पंप इक्वल टू सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर प्लस 1। याद रखना, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी बता रहा हूं तो थोड़ा टाइम लगेगा। जो सीओपी ऑफ ये हीट पंप हुआ वो एक्चुअली 1 अपॉन ईटा है।
तो अब खुद बताओ, अगर ग्रेटर देन 1 सीओपी नहीं हुआ तो एफिशिएंसी जो ईटा जिसे मैं कह रहा हूं बार बार, वो क्या हो जाएगा, मतलब अगर सीओपी लेस देन 1 हुआ तो ईटा ग्रेटर देन 1 होगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जो चीज 1 से कम है वो 1 से बड़ी हो जाएगी। तो भाई सच्चाई बात यह है कि एफिशिएंसी 1 होती ही नहीं है, या 1 से बड़ी हो ही नहीं सकती। वो आइडियल में होता है, कैड नॉट में हो सकता है, लेकिन आइडियल में, ना कि असलियत में। प्रैक्टिकल में ये मुमकिन नहीं हुआ है अभी तक। आपको पता है डीजल इंजन भी 52% ही सिर्फ देता है, आपको यकीन नहीं होगा। तो ये प्रॉब्लम है। हम कोशिश करते हैं एफिशिएंसी पाने की और पा रहे हैं धीरे धीरे। तो अब खुद ही सोचो कि जो सीओपी ऑफ हीट पंप है, मतलब वो अगर 1 होगा कि नहीं ग्रेटर देन। तो ये क्वेश्चन आया था पिछली वीडियो में, आपने देखा होगा। उसका कॉन्सेप्ट यही है कि अगर ये 1 से ग्रेटर नहीं हुआ तो एफिशिएंसी वो ग्रेटर देन 1 हो जाएगी, जो नामुमकिन है और ऐसा होने वाला भी नहीं है। तो इसलिए ज्यादा सपने देखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मानने की जरूरत है। सीओपी ऑफ हीट पंप इक्वल टू सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर प्लस 1। भाई कितना आसानी से सॉल्व हो गया कि नहीं। और पिछला वाला एक क्वेश्चन भी याद आ गया होगा कि सीओपी मतलब बड़ा होता है कि मतलब कैसा रहता है सीओपी। तो वहां पर लिखा गया रहेगा ग्रेटर देन 1 या यूनिटी, या लेस देन यूनिटी। यूनिटी मतलब 1, बस इतना याद रखो। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफ्रिजरेंट इज वाइडली यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर। फ्रेंड्स मैं बार बार बोल रहा था ना कि रेफ्रिजरेटर में वाइडली कौन सी, मतलब डोमेस्टिक को रेफ्रिजरेटर में कौन सी इस्तेमाल होती है, एसी या रेफ्रिजरेटर। तो भाई एसी में किसी ने बोला था फ्रेयन, याद है ना पिछला क्वेश्चन। और यहाँ पर रेफ्रिजरेटर है, कौन सी चीज इस्तेमाल होगी, कोई बता सकता है मुझे। वैसे रेफ्रिजरेंट ना, अगर देखो रेफ्रिजरेंट में जहां तक मैंने अभी देखा, फ्रेयन और अमोनिया दो ही चीज बार बार आ रही है। अमोनिया को टिक मार्क मारते हैं और निकलते हैं, क्योंकि अब मैंने बहुत कुछ बता दिया इस वीडियो में। और याद रखना अब बहुत ज्यादा करके क्वेश्चन रहेगा जो बहुत ईजी है, सॉल्व करना है। तो देखते हैं इन बेल कोलमैन साइकिल ड्यूरिंग एक्सपेंशन प्रोसेस इन टरबाइन। तो अब भाई एक्सपेंशन प्रोसेस टरबाइन अब खुद सॉल्व कर सकते हो यार, कि एक्सपेंशन प्रोसेस में टरबाइन में क्या होता है। तो एक्सपेंशन प्रोसेस में ज्यादा करके आइसेंट्रोपिकली क्या होता है, मतलब बी इसका आंसर है फ्रेंड्स, 6 का बी आंसर है। हॉट गैस अंडरगोस एक्सपेंशन एंड वर्क डन इज आइसेंट्रोपिकली। मतलब मैंने बोला था ना कंप्रेसर या टरबाइन जो भी ले लो यार, यहाँ एक्सपेंशन हो रहा है तो टरबाइन ले रहे हैं। अगर कंप्रेशन होता है तो पिस्टन या ऐसा कुछ लेते हैं जो कंप्रेस कर सकता है। तो वर्क डन कैसा हो रहा है, आइसेंट्रोपिक, मतलब कांस्टेंट एंट्रोपी, मैंने बताया था। कंडेंसिंग टेम्परेचर इन अ रेफ्रिजरेटर इज द टेम्परेचर। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन याद रखो, क्वेश्चन नंबर 7 का डी है। कंडेंसिंग टेम्परेचर इन अ रेफ्रिजरेटर इज द टेम्परेचर एट विच रेफ्रिजरेंट बिकम्स लिक्विड। मैंने कहा था ना भाई, कंडेंसर में जाएगा तो क्या होगा, लिक्विड हो जाएगा। क्यों, पूरी हीट छोड़ दी तो गर्म नहीं होगा, गर्म नहीं होगा तो वाष्प नहीं बनेगा। तो मैंने ये क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स, इसीलिए मैंने बताया था, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ही अब की मैंने रखा है और ऐसे क्वेश्चन आते भी हैं। डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर वर्किंग ऑन वेपर कंप्रेशन साइकिल यूज द फॉलोइंग टाइप ऑफ एक्सपेंशन डिवाइस। कौन सा डिवाइस इस्तेमाल होता है भाई, कैपिलरी ट्यूब इस्तेमाल होती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। वेपर कंप्रेशन साइकिल जो रेफ्रिजरेटर होता है ना, डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर की बात हो रही है, जो घरेलू रेफ्रिजरेटर होता है, उसमें वेपर कंप्रेशन साइकिल जो होता है वो कैपिलरी ट्यूब इस्तेमाल करती है एक्सपेंशन डिवाइस। इसलिए आपने देखा होगा जो रेफ्रिजरेटर या एयर कंडीशनर होता है उसके पीछे क्या होता है, बहुत सारे ट्यूब्स होते हैं, कंडेंसिंग ट्यूब्स। याद है ना पिछला वाला क्वेश्चन जो पिछले वीडियो में देखे थे भाई। ये दो क्वेश्चन बार बार आता है, देखते रहो। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज, भाई ये सब बच्चे भी समझ होंगे, पिछली बार मैंने बताया था -75.2 डिग्री सेल्सियस। आई होप आपको याद होगा भाई। एक सल्फर डाइऑक्साइड आता है, एक अमोनिया का आता है। अमोनिया का आता है फ्रीजिंग पॉइंट, अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट आता है -33.3 डिग्री सेल्सियस। और हमें क्या हुआ, अमोनिया एक्चुअली लो बॉइलिंग पॉइंट चाहिए ना, अनडिजायरेबल प्रॉपर्टी होता है हाई बॉइलिंग पॉइंट। हमें हाई बॉइलिंग पॉइंट तो चाहिए नहीं, लो बॉइलिंग पॉइंट चाहिए। तो इसीलिए नॉन टॉक्सिक, याद रखना मैंने रेफ्रिजरेंट के गुण बताए थे पिछले वीडियो में, अगर आपको आता होगा तो अच्छी बात है। चलो ए आर छोड़ देते, ए आर काम का नहीं है, मतलब ये ए आर मतलब असर्शन एंड रीजन क्वेश्चन, क्योंकि आता नहीं है। फॉर इंडिविजुअल रूम ऑफ लार्ज होटल द एसी सिस्टम यूज्ड इज, क्वेश्चन नंबर 11 का क्या है, ऑल वेयर सिस्टम। भाई ये रट लो, जो लार्ज होटल होता है ना वहां पर ऑल वेयर सिस्टम, पिछली बार भी बताया था। इसका जो क्वेश्चन है मैंने कहा था भाई 0.666 याद रखो, आपको ऐसे ही हो जाएगा। ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि थोड़ा बहुत क्वेश्चन जो है ना वैसा है, मतलब इसमें कुछ चीजें समझानी पड़ेगी, जो क्वेश्चन अगर आएगा नहीं तो क्यों समझना, एग्जाम ओरिएंटेड थोड़ा रहते हैं। लेकिन हाँ याद रखना, क्वेश्चन अगर पढ़ना होगा तो PDF मिल जाएगा यार, पढ़ लेना।
विच डिवाइस मेंटेन्स अ बॉडी एट अ टेम्परेचर हायर देन द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। भाई मैंने आपको कहा था कि भाई ये बताओ रेफ्रिजरेंट एक से बड़ा क्यों था, मतलब वो जो रेफ्रिजरेशन था सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर प्लस वन इक्वल टू सीओपी ऑफ हीट पंप, क्यों? तो फ्रेंड्स एक्चुअली देखो जो रेफ्रिजरेशन क्या करता है, जिसको हम कहते हैं रेफ्रिजरेटर, वो क्या करता है, तो रेफ्रिजरेटर या रेफ्रिजरेशन इफेक्ट वो होता है, वो एक्चुअली होता है क्या होता है कि वो टेम्परेचर जो होता है ना सराउंडिंग से एज कंपेयर टू सराउंडिंग की तुलना में कम रखता है अपने अंदर का, और जो हीट पंप क्या करता है वो ज्यादा रखता है। तो इसका आंसर हीट पंप होगा, क्यों? हायर लिखा है, हायर देन द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, और लोअर देन द टेम्परेचर क्या होगा? रेफ्रिजरेंट। भाई ये क्वेश्चन बहुत बार मैंने देखा है, बच्चे लोग क्या करते पता है, मैंने जहां तक अभी तक देख चुका है कि लोग सिर्फ एक ही डेफिनेशन याद करके रखें, इट इज द प्रोसेस, रेफ्रिजरेशन इज द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग लोअर प्रोसेस, मतलब लोअर टेम्परेचर एज कंपेयर टू सराउंडिंग। भाई ऐसे काम थोड़ी चलेगा यार, रेफ्रिजरेशन इज द प्रोसेस ऑफ कंपेयर, मतलब रेफ्रिजरेशन इज द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग लोअर टेम्परेचर एज कंपेयर टू सराउंडिंग, लेकिन हीट पंप भी तो है जो हायर मतलब टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है। तो इसलिए दोनों चीज याद रखो कि रेफ्रिजरेटर लोअर प्रोसेस मेंटेन करता है, ऐसा प्रोसेस है, वो भी किसके तुलना में? सराउंडिंग के, सराउंडिंग जो आसपास है, शिमला मत ले लेना अगर आप मुंबई में हो। और याद रखना रेफ्रिजरेंट यूज शुड बी सच दैट इट्स नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन द टेम्परेचर रिक्वायर्ड। मैंने कहा था यार, अभी क्वेश्चन मैंने बोला था कि भाई लो बॉइलिंग पॉइंट चाहिए, रेफ्रिजरेंट का गुण है, मैंने कहा था ना रेफ्रिजरेंट का गुण क्या क्या है, चलो जल्दी बता देता हूँ। रेफ्रिजरेंट का गुण एक होता है लो बॉइलिंग पॉइंट चाहिए, लो बॉइलिंग पॉइंट, एक हाई लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, हाई लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की ज्यादा हीट अब्सॉर्ब कर ले तब वेपराइज हो, और लो बॉइलिंग पॉइंट क्योंकि थोड़ा बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचने में ना आसानी हो एक्चुअली बॉइलिंग पॉइंट। और फ्रेंड्स तीसरा क्या था? नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, नॉन इन्फ्लेमेबल होना चाहिए, मतलब ज्वलनशील ना हो, टॉक्सिक ना हो, मतलब कहीं कुछ धमाका या नॉन मतलब हाँ धमाका वाला ना हो, मतलब नॉन डिस्पोज नहीं यार, नॉन क्या कहते हैं उसे फ्रेंड्स, जल्दी याद दिलाओ, नॉन एक्सप्लोसिव कहते हैं उसे, जो शब्द धमाका के लिए इस्तेमाल होता है वो एक्सप्लोसिव है, तो नॉन एक्सप्लोसिव होना चाहिए। द बैंक ऑफ ट्यूब्स एट द बैक ऑफ डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर इज, भाई ये मैंने पिछली बार भी बताया था, क्या होगा? कंडेंसर ट्यूब्स। भाई जो बैंक ऑफ ट्यूब्स है, बहुत सारा जो ट्यूब का समूह है वो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर के पीछे होता है, उसको हम कहते हैं कंडेंसिंग ट्यूब। द हीट पंप, अब फ्रेंड्स टेंशन मतलब आसान हो गया सवाल, अब टेंशन मत लेना हाँ, क्योंकि मैंने बहुत थ्योरी बता दी है इस वीडियो में, अब क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाएगा और 60 क्वेश्चन कंप्लीट करके रहेंगे। A heat pump operating on Carnot cycle pumps heat from a reservoir at 300 Kelvin and reservoir at 600 Kelvin. The coefficient of performance is, भाई देखो यहाँ क्या बोल रहा है, सीओपी निकालने के लिए बोल रहा है, जो आपको आना चाहिए यार, फॉर्मूला तो आना चाहिए। सीओपी क्या होता है? हीट पंप का क्या होगा यार, जल्दी सोचो। हीट पंप का होगा हायर टेम्परेचर, मतलब हायर टेम्परेचर अपॉन हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर, ये मैंने बोला था, याद होगा सबको? हाँ तो याद है, तो सीओपी इसका निकालो, क्या निकालो? सीओपी। तो हायर टेम्परेचर क्या है? 600। अब मैंने हायर क्यों लिया है? क्योंकि ये सीओपी क्या है? डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क डन। तो डिजायर्ड इफेक्ट क्या है भाई? हमें डिजायर्ड चाहिए कि हमारा ठंडा हो, ठंडा नहीं सॉरी गर्म हो, गर्म चाहिए ना हमें, क्योंकि हीट पंप है भाई, ठंडा कौन करता है? रेफ्रिजरेटर, हाँ याद होगा ना। तो 600 अपॉन 300 माइनस 600 जो 300 होगा। यार कैलकुलेशन कर लेना, मैं जरा जल्दी में हूँ क्योंकि आज मैंने बहुत टाइम ले लिया और कॉन्सेप्ट समझाते। तो 600 अपॉन 300 आया था, जिसको आप अगर बांटेंगे तो 2 आ जाएगा, आएगा कि नहीं? मतलब 2 आ जाएगा हाँ। वेट ओके, मैंने बहुत गोद दिया। तो फ्रेंड्स सीओपी क्या होगा? 2 होगा, लेकिन देखता हूं सही है कि नहीं। तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज 16 का, तो फ्रेंड्स सी 2 है। इन लिथियम ब्रोमाइड अब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, मैंने फ्रेंड्स ये क्वेश्चन पिछली बार भी बोला था, थोड़ा सा रिपीटेटिव होगा क्योंकि आपको कुछ समझ में आएगा, मैंने बहुत कॉन्सेप्ट बता दिए, धीरे धीरे अब्जॉर्ब होगा। देखो यार क्या होता है, यहाँ पर बोला लिथियम ब्रोमाइड अब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, तो भाई लिथियम ब्रोमाइड में क्या हो रहा है भाई? नाम पे ही रखा गया है रेफ्रिजरेंट, मतलब जो लिथियम ब्रोमाइड अब्जॉर्प्शन है ना, इसका मतलब लिथियम ब्रोमाइड वो है रेफ्रिजरेंट है, जहां पर वाटर ना एक अब्सॉर्बेंट होता है। तो 17 का ए टिक मार्क मार रहा हूं, हाँ भाई 17 का ए एक्चुअली गलत होगा। अब पता है क्यों?
फ्रेंड्स लोगों को मैंने जल्दी जल्दी में बता दिया, लोगों ने ध्यान नहीं दिया, तो गलत होगा कि नहीं। वाटर कभी अब्सॉर्बेंट की तरह काम करता है यार, खुद ही सोचो। फ्रेंड्स वाटर अब्सॉर्बेंट की तरह काम करेगा ही नहीं, पता है क्यों? क्योंकि अब वाटर अब्सॉर्ब थोड़ी करता है यार, मतलब वाटर अब्सॉर्ब नहीं करेगा, वाटर को कोई अब्सॉर्ब करने वाला चाहिए। तो वाटर इज यूज्ड एज अ रेफ्रिजरेंट एंड लिथियम ब्रोमाइड एज एन अब्सॉर्बेंट। कहां पर? ये है लिथियम ब्रोमाइड अब्सॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, जिसकी मैं बात कर रहा था। कौन सा याद होगा? सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट। अब ये बताओ, मैंने अमोनिया वाला क्यों बोला था कि अमोनिया भी इस्तेमाल होता है? तो वहां पर एक अलग ही चीज होती है कि अमोनिया जो होता है, मतलब वाटर यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट, और अमोनिया भी वहां पर। तो अमोनिया रेफ्रिजरेंट होती है, मतलब डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर जो पढ़ा होगा ना, वो थोड़ा बहुत समझ गया होगा कि डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में ज्यादा करके अमोनिया एक्चुअली ना रेफ्रिजरेंट होती है और वाटर अब्जॉर्बेंट की तरह थोड़ा काम कर लेता है। तो भाई आई होप आपको ये समझ में आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ। और कभी कभी इसलिए मेरी थोड़ी बहुत एक्चुअली शब्द गलत निकल जाते होंगे, ज़्यादा ध्यान मत देना, शब्द आपको यही होना चाहिए। रेफ्रिजरेशन बार बार बोलते बोलते ना थोड़ा प्रॉब्लम होता है। और असर्शन रीजन का सवाल छोड़ रहे हैं। प्रेशर ऑफ रेफ्रिजरेंट इन द इवापोरेटर शुड बी। तो प्रेशर ऑफ रेफ्रिजरेंट, भाई ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि कितना प्रेशर होना चाहिए इवापोरेटर में, इवापोरेटर में कितना प्रेशर होना चाहिए। क्वेश्चन 19। तो भाई 19 का जो सी है वो सही है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा होगा तभी तो टेम्परेचर, भाई खुद ही सोचो, रेफ्रिजरेंट में क्या कर रहे हो, टेम्परेचर कम कर रहे हो। तो भाई अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के मतलब जो होगा वो तो ज्यादा होगा ना, क्योंकि टेम्परेचर और प्रेशर ध्यान से सोचना, कभी मतलब डायरेक्ट रट लो कि ग्रेटर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। फॉर लास्ट प्रिसिजन लेबोरेटरी द एसी सिस्टम यूज्ड इज। भाई ये पहले भी आया था क्वेश्चन नंबर 20। वैसे ये क्वेश्चन पूछने का चांसेस नहीं है सीएवी, बस ऐसे ही आ गया तो पक्का नहीं है ना, तो इसीलिए मैंने ऐसे डाल दिया, आ गया तो। लेकिन इतनी गारंटी है कि जो क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ जिसपे ज्यादा दबाव डाल रहा हूँ ना, वो पक्का आएगा। द कैपेसिटी ऑफ एन एयर कंडीशनर इज एक्सप्रेस्ड इन टन। भाई ये क्वेश्चन रट लेना, अगर नहीं रटे हो ना, मैं मतलब बहुत बुरा लगेगा। तो ये पिछली बार भी आया था, चाहे कैपेसिटी एयर कंडीशनर का पूछे चाहे रेफ्रिजरेटर का, टन में ही देते हैं। हाँ, कि 2 किलोवाट या टन, दो ही में दे सकते हैं। तो भाई यहाँ पर देख लो, टन है, टन ले लो। हाँ, विच डिवाइस मेंटेन्स अ बॉडी एट अ लोअर टेम्परेचर देन द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। भाई मैंने यहाँ क्या पूछा था कि हायर टेम्परेचर, यहाँ क्या आ गया, लोअर टेम्परेचर। लोअर टेम्परेचर के लिए मैंने इतना सुनाया, रेफ्रिजरेटर। फॉर प्रॉपर रेफ्रिजरेशन इन अ कैबिनेट इफ द टेम्परेचर एंड वेपर प्रेशर डिफरेंस बिटवीन कैबिनेट एंड एटमॉस्फेरिक इज हाई देन। फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन पे टेंशन नहीं लेना है। हाँ, क्वेश्चन 23 का सी आंसर है, बस थोड़ा बहुत देख लो, अगर नहीं समझ में आ रहा तो छोड़ दो। अ रिवर्स कैन नॉट साइकिल हैज, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 24 का क्वेश्चन देख रहे हैं, 24 का बी आंसर है। क्यों? देखो यहां पर आइसेंट्रोपिक और आइसोथर्मल है, वहां पर क्या था ब्रेटन में, रिवर्स ब्रेटन में था कि 2 आइसेंट्रोपिक था, लेकिन 2 आइसो, मतलब आइसो क्या कहोगे, बारिक, मतलब प्रेशर कांस्टेंट था। यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो कैन नॉट में याद रख लो टेम्परेचर कांस्टेंट है, रिवर्स कैन नॉट में टेम्परेचर कांस्टेंट है और प्रेशर कांस्टेंट कहां पर है, ब्रेटन में, जिससे आपको याद हो जाएगा। याद करना आपका काम है फ्रेंड्स। इसका क्वेश्चन का आंसर जल्दी बताइए, ये क्वेश्चन आया था पिछली वीडियो में और अभी मैंने बहुत डीप में समझाया था। विच वन एक्ट्स एज अ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी रेफ्रिजरेंट। फ्रेंड्स कौन मतलब काम करता है, तो 25 का क्या आंसर होगा फ्रेंड्स, डी, नन। वाटर सिर्फ एयर है, एयर तो यहाँ पर है नहीं, तो नन ले लो। फॉर इंटीरियर रूम ऑफ एन ऑफिस द एसी सिस्टम यूज्ड इज 26 का। तो फ्रेंड्स 26 का बी स्प्लिट एसी होगा। ऑफिस का जो होता है ना इंटीरियर, ऑफिस इंटीरियर रूम के लिए, ऑफिस में जो इंटीरियर रूम होता है वहाँ स्प्लिट एसी के लिए लेते हैं। फॉर ऑल लास्ट डोर इंडोर स्टेडियम द एसी सिस्टम यूज्ड इज 27 का ए ले लो यार, ऑल एयर सिस्टम। इंडोर स्टेडियम जो होता है ना स्टेडियम के लिए, वो एक्चुअली ऑल एयर सिस्टम यूज करते हैं लार्ज इंडोर स्टेडियम में। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इन बेल कॉलमैन साइकिल सॉरी मैं एक्चुअली थोड़ा सा रेस्ट लेना चाहता हूँ, थोड़ा फ्रेंड्स रुक जाइए, मैं अभी शुरुआत कर रहा हूँ। फ्रेंड्स थोड़ा रेस्ट लेने के बाद अब वापस शुरू कर रहा हूँ। एक्चुअली हुआ क्या है यार, बहुत बोल बोल के ना थोड़ा वो हो गया। तो इन बेल कॉलमैन साइकिल कोल्ड एंड लो प्रेशर गैस फ्रॉम टर्बाइन फ्लोज थ्रू टेम्परेचर हीट एक्सचेंजर एंड। तो फ्रेंड्स खुद ही याद रखो यार, बेल कॉलमैन साइकिल है,
और क्या बोला है, लो प्रेशर गैस है एंड लो प्रेशर गैस फ्रॉम टरबाइन फ्लोज थ्रू, टरबाइन क्या करता है, एक्सपेंशन करता है, फ्लोज थ्रू लो टेम्परेचर हीट एक्सचेंजर, हीट एक्सचेंजर में क्या होता है, वर्क डन भी होता है। तो फ्रेंड्स देखते हैं इसका आंसर 28 का, तो फ्रेंड्स 28 का बी आंसर होगा, अब्सॉर्ब हीट सेंसिबली, हीट अब्सॉर्ब करेगा, फिर आइसोबैरिकली फ्रॉम सोर्स, मतलब हीट अब्सॉर्ब करेगा, आइसोबैरिक जहां होगा वो ले लो यार, और सेंसिबली हीट करेगा। हाँ याद रखना, सेंसिबल क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ता रहेगा, इतना बस मान के चलो। द कैपेसिटी ऑफ अ डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर इज एक्सप्रेस्ड इन फ्रेंच टन्स। अब ऐसे क्वेश्चन तो आपको बच्चे वाला लग रहा होगा ना कि ये बार बार टन्स क्यों दे रहा है यार, ये क्वेश्चन तो सेम है, रिपीटेटिव है भाई, रिपीटेटिव इसलिए है क्योंकि ये सब क्वेश्चन चांसेस है। द सीओपी, और हाँ ये क्वेश्चन भी चांस है कि भाई 1 टन बराबर कितना होता है, तो 210 किलो जूल पर मिनट, ये याद कर लो यार, मैंने ये बताया ही नहीं, बहुत गलत काम किया। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को रटो जल्दी, हाँ जो रिका होगा ना फ्रेंड्स उसको मैं बहुत अच्छा, मतलब रियल में उसकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। तो 1 टन जो होगा ना वो बराबर है 210 किलो जूल पर मिनट, 210 किलो जूल पर मिनट बराबर 3.5 किलो वॉट, हाँ 3.5 किलो जूल पर मिनट कितना होगा फ्रेंड, तो किलो जूल पर, हाँ 3.5 किलो वॉट कह सकते हो कि नहीं, 210 किलो जूल पर मिनट होगा 3.5 किलो जूल, मतलब 3.5 किलो वॉट, जिसको आप लिख सकते हो। अब याद रखना, बोलोगे किलो जूल पर सेकंड क्यों नहीं लिखा, अरे भाई किलो जूल पर सेकंड ही तो किलो वॉट होता है, तो 210 किलो जूल पर मिनट इक्वल टू 200, मतलब 3.5 किलो वॉट पर सेकंड। कैलोरी में पूछ गया तो कैलोरी वाला बाद ही में बताएंगे, कैलोरी वाला चांसेस है, ये 3 चीजें चांसेस हैं हाँ कि इसका पूछ सकता है। द सीओपी ऑफ अ रेफ्रिजरेटर, ये मैंने बताया कि नहीं फ्रेंड्स, द सीओपी ऑफ अ रेफ्रिजरेशन साइकिल डिक्रीजेस ऑन, ओके 30 का, तो फ्रेंड्स 30 का सी लेते हैं क्योंकि 30 का सी सही है, क्योंकि देखो सीओपी ऑफ आर रेफ्रिजरेशन, वो भी कैनॉट रेफ्रिजरेशन की बात हो रही है जो अगले वीडियो में बता देंगे, साइकिल डिक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द अपर टेम्परेचर इंक्रीज कर दो, कीपिंग द लोअर टेम्परेचर कांस्टेंट। ये आपको रटना होगा क्योंकि ये बहुत डीप कॉन्सेप्ट है हाँ, तो इसीलिए पढ़ लो कि अगर आपको सीओपी डिक्रीज करनी है ना तो अपर का टेम्परेचर जो है ना, जो बड़ा टेम्परेचर है वो बढ़ा दो और लोअर टेम्परेचर को छोड़ दो। प्राइमरी रेफ्रिजरेंट इज वन विच इज सेंसिबली, मैंने ये बोला था यार प्राइमरी रेफ्रिजरेंट क्या होता है, आपको याद होगा 31 का डी, नन, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ बताया ही नहीं था ना फ्रेंड्स, कि मैंने ऐसा कुछ बताया था क्या कि भाई ये हीटेड इन द इवापोरेटर, भाई प्राइमरी वो रेफ्रिजरेंट जो होता है ना वो उसको हीट मिलनी ही है इवापोरेटर में, इसलिए तो यूज हो रहा है, और वो फिर बाद में वाष्प में बदल जाएगा। कूल्ड इन द इवापोरेटर, भाई कूल्ड क्या मतलब, कूल्ड हो रहा है, कूल्ड तो नहीं हो रहा, नीदर हीटेड नॉर कूल्ड, तो भाई नन लेके चलते हैं 31 का डी। वैसे थक रहा हूँ बहुत, असर्शन रीजन को छोड़ रहे हैं, 3 क्वेश्चन असर्शन रीजन का आया क्योंकि एक्चुअली चांसेस कम है आने का यार। क्वेश्चन 33, द सीओपी ऑफ अ कैनॉट रेफ्रिजरेटर, हाँ रेफ्रिजरेशन बार बार निकल जाता है मेरे मुंह से, वो मैं जानता हूँ। द सीओपी ऑफ अ कैनॉट रेफ्रिजरेटर इन विंटर विल बी एज कंपेयर टू सीओपी, तो भाई विंटर में सीओपी का जो रेफ्रिजरेटर है वो क्या होगा भाई, वो बढ़ना चाहिए कि घटना चाहिए, ये बताओ। विंटर में ठंडा हो जाएगा तो रेफ्रिजरेशन ज्यादा ठंडा होगा, रेफ्रिजरेशन नहीं, रेफ्रिजरेंट ज्यादा ठंडा होगा जो हम वो इस्तेमाल करेंगे रेफ्रिजरेंट, और जब ज्यादा ठंडा होगा तो क्या होगा, तो भाई वो ज्यादा हीट अब्सॉर्ब कर पाएगा, ज्यादा हीट अब्सॉर्ब करेगा तो क्या होगा, उसकी सीओपी बढ़ जाएगी तो हायर होगा, और समर में तो उल्टा ही होता है। तो क्वेश्चन 33 का क्या मान के चलूं, सी मान के चल रहा हूं। और फ्रेंड्स हाँ रेफ्रिजरेशन, रेफ्रिजरेंट और रेफ्रिजरेटर तीनों अलग चीजें जो आपको पता ही होगा, तो इसलिए आप आई होप मैं जब बोलता हूँ तो समझ जाते होंगे। क्वेश्चन 34, फॉर्मेशन ऑफ फ्रॉस्ट ऑन इवापोरेटर इन रेफ्रिजरेटर, तो फ्रेंड्स क्वेश्चन 34 का आंसर क्या है, ए आंसर है, रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ हीट। भाई जो फॉर्मेशन ऑफ फ्रॉस्ट क्या होता है, जो बर्फ जम जाती है ना, बहुत मोटी मोटी बर्फ, आपने देखा होगा कोई अगर एसी या जो अपने घर में रेफ्रिजरेटर रखा होगा उसने देखा होगा यार बहुत बुरा बर्फ उसमें जम जाती है, जिसकी वजह से उसका जो हीट है ना, मतलब लॉस ऑफ हीट हो जाता है, और मतलब उसमें हीट ट्रांसफर नहीं हो पाता, तो जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाती है एसी में, क्योंकि हीट ट्रांसफर नहीं होगा तो भाई ऊपर जाएगा कैसे, हीट रिजेक्ट कैसे करोगे। द कंडेंसर इन विंडो एसी इज
तो फ्रेंड्स 35 का आंसर क्या होगा? सी आंसर है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सी, इधर एयर और वाटर कूल्ड। फ्रेयन ग्रुप ऑफ रिफ्रिजरेंट्स आर, तो भाई मैंने बोला था रेफ्रिजरेंट हमें कैसा चाहिए, और फ्रेयन तो जाना माना रेफ्रिजरेंट है। नॉन टॉक्सिक, सॉरी ये गलत है, नॉन टॉक्सिक एंड नॉन इन्फ्लेमेबल होना चाहिए। तो ऑप्शन डी सही है, मैंने सी मार दिया गलती से, तो क्वेश्चन डी सही है, मतलब ऑप्शन डी सही है। द सीओपी ऑफ हीट पंप इज ऑलवेज, तो ग्रेटर देन 1। भाई ये क्वेश्चन मैंने बताया था कि नहीं कि भाई सीओपी ऑफ हीट पंप ग्रेटर देन 1 है, क्योंकि एफिशिएंसी इम्प्रैक्टिकल हो जाएगी अगर नहीं रही, मतलब लेस देन 1 हुआ तो ग्रेटर देन 1 हो जाएगा इसकी एफिशिएंसी, जो नामुमकिन है। तो इसलिए ग्रेटर देन 1 याद कर लो यार। सेकेंडरी रेफ्रिजरेटर इज वन विच, तो फ्रेंड्स आपको अब बहुत थकान महसूस होगी, लेकिन हाँ भाई टिके रहना, क्योंकि मैं भी टिका हूँ और सच कहता हूँ आज मैंने बहुत कुछ बता दिया और वही चीज़ें आने वाली भी है। सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट इज वन विच इज, तो सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट क्या होता है? तो भाई कूल्ड बाय, ये देखो क्वेश्चन 38 का जो आंसर होगा ना वो सी है, कूल्ड बाय द प्राइमरी रेफ्रिजरेंट, मतलब कंट्रोल जो कर रहा है वो तो प्राइमरी रेफ्रिजरेंट कर रहा है, ये मैंने बताया था। इन अ डोमेस्टिक वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेटर द रेफ्रिजरेंट कॉमनली यूज्ड इज, तो वेपर कंप्रेशन में कौन सा रेफ्रिजरेंट इस्तेमाल होता है? 39 का। अब आप बोलोगे यार यहाँ पर अमोनिया क्यों नहीं लिया, R12 क्यों लिया? क्योंकि R12 सही है यार। अब बोलोगे क्यों सही है यार, आपने अमोनिया बोला था। याद करो कोशिश, वो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर था जो कॉमनली, मतलब जो वाइडली यूज्ड होता था। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो क्वेश्चन ध्यान से देखना, मैं आपको वो क्वेश्चन दिखाता हूँ पहले। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को जरा, क्वेश्चन नंबर 5, द विच ऑफ द फॉलोइंग रेफ्रिजरेंट इज यूज्ड वाइडली यूज्ड इन डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर। यहाँ पर R12 कहीं दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, तो वो अमोनिया लिया मैंने। हाँ, लेकिन वहां पर क्वेश्चन में क्या लिखा था कि वेपर कंप्रेशन जो रेफ्रिजरेंट होता है, वो वेपर कंप्रेशन में सबसे ज्यादा कौन सा, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेटर में कौन सा ज्यादा मतलब रेफ्रिजरेंट इस्तेमाल होता है वो लिखा है। तो वहाँ अमोनिया नहीं, वहाँ R12 रहेगा। लेकिन जब ये बोल देगा कि डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में कहाँ कौन सा इस्तेमाल होता है ना, तो वहां पर आप बोलेंगे अमोनिया। तो याद रख लो क्वेश्चन दोनों अलग है, एक्चुअली दोनों एक पेपर पे लिख लो और आप थोड़ा पढ़ने की कोशिश करो। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफ्रिजरेंट इज वाइडली यूज्ड इन डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर, और यही क्वेश्चन जो आपको प्रॉब्लम दे सकती है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफ्रिजरेंट इज वाइडली यूज्ड इन डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर। तो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में अमोनिया यूज होती है, डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर। और अब चलते उस क्वेश्चन पे, डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में अमोनिया यूज हो रहा है। और जो हमारा क्वेश्चन था, हम लोग कौन सा क्वेश्चन कर लिया था यार, ओके फ्रेंड्स पहुंचने वाला है। तो और फिर बाद में आ रहा है ये डोमेस्टिक वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेटर। अब तो ये डायरेक्ट एक रेफ्रिजरेटर की बात कर रहा है, वो भी टाइप ऑफ। तो इस टाइप में हम लोग ज्यादा करके R12 इस्तेमाल करते हैं। हाँ 39 का एक्चुअली सी। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। लेकिन हाँ इतनी गारंटी देता हूँ, जहाँ ऑप्शन अमोनिया रहेगा ना, मतलब वो जो पहला क्वेश्चन आपने देखा था कि जहाँ सिर्फ लिखा है वाइडली यूज रेफ्रिजरेटर में कि कौन सा मतलब रेफ्रिजरेंट इस्तेमाल होता है, तो वहां पर अमोनिया रहेगा, वहां पर R12 देगा ही नहीं, गारंटी देता हूँ। इसलिए ऐसे याद कर लो, जहां पर R12 नहीं है वहां अमोनिया, और जहां अमोनिया R12 है तो वहां पर R12 ले लेना। ये याद कर लो, याद करने का तरीका यही है, और आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब क्वेश्चन नंबर 40, अ ह्यूमन बॉडी फील्स कंफर्टेबल व्हेन द हीट प्रोड्यूस बाय द मेटाबॉलिज्म ऑफ, भाई ये मैंने क्वेश्चन बताया था, इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट टिक मार्क कर रहा हूँ, सम ऑफ A एंड B। 40 का आई थिंक सी। फ्रेंड्स ये पिछला वीडियो देख लेना, आपको समझ आ जाएगा। फॉर सप्लाइंग द कंडीशन एयर टू लास्ट स्पेस 41, तो 41 का सी आंसर है फ्रेंड्स। सेंट्रल एसी में कंडीशन होती है, वैसे ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। एयर रेफ्रिजरेटर साइकिल, मतलब एक मिनट फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स बेल कॉलमैन और ब्रेटन साइकिल आपको समझना होगा। एयर रेफ्रिजरेटर, यहाँ पर जो क्वेश्चन बोल रहा है एयर रेफ्रिजरेटर वर्क्स ऑन, तो बोथ कैरनॉट एंड बेल कॉलमैन। लेकिन हाँ अगर एयर रेफ्रिजरेंट कहाँ इस्तेमाल होता है, एयर इज यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट कहाँ पर, तो वहाँ पर रहेगा ब्रेटन साइकिल, ब्रेटन वो भी रिवर्स्ड वाला। यहाँ बेल कॉलमैन लिखा रहेगा तो उस पर टिक मार्क करना। लेकिन अगर एयर रेफ्रिजरेटर वर्क्स ऑन तो बोथ कैरनॉट एंड बेल कॉलमैन। तो द सीओपी, क्योंकि याद रखना टर्शियरी भी तो इस्तेमाल करते हैं कुछ लोग एयर को, टर्शियरी याद होगा। द सीओपी ऑफ अ डोमेस्टिक एयर कंडीशनिंग इन कंपैरिजन टू डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर विल बी, सीओपी जो डोमेस्टिक एयर कंडीशनिंग की होती है, जो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर की होगी उसकी तुलना में कैसी होगी, तो भाई एयर कंडीशन की जो सीओपी होगी ना, वो याद रखना बहुत ज़रूरी है। 43 का सी मोर होता है, क्योंकि वो सबसे बड़ा
भाई एयर कंडीशनर एक पूरे रूम को मतलब एयर कंडीशन करता है, डोमेस्टिक तो सिर्फ एक छोटे से मतलब अंदर अपने करता है जो रेफ्रिजरेटर होता है। फॉर कंडीशनिंग ऑफ एयर इन सेंट्रल एसी, तो 44 का आंसर है बी। फ्रेंड्स बहुत टाइम हो गया ना, आज पहली बार मैं 1 घंटे की वीडियो बना रहा हूँ। माउंटिंग ऑफ विंडो एसी इज डन इन सच वे दैट, 45 का आंसर होगा फ्रेंड्स, 45 का आंसर याद रखो यार, डी। और याद रखना मैंने कहा था, मैं अपना वादा पूरा कर रहा हूँ यार, कि मतलब अपना मैं बोला था, याद रखना ये क्वेश्चन जो 45 का डी है ना, ये पिछली बार भी आया था और मैंने बताया था क्यों, कि भाई कंडेंसर लोग भारी रखते हैं, 2 यूनिट होता है एसी का। और हाँ ये वीडियो 1 घंटे की तो शायद हो जाएगी, लेकिन हाँ मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट भी बताने की कोशिश की है। फ्रेंड्स आपके साथ मैं रुका हूँ अभी भी, 60 क्वेश्चन हमारा पूरा करके जाना है तभी हम लोग जाएंगे फ्रेंड्स। मैंने आपको ये क्वेश्चन जो है मतलब पहले भी बताया था कि माउंटिंग ऑफ विंडो एसी इज डन इन सच अ वे दैट इवापोरेटर एंड इनसाइड और कंडेंसर आउटसाइड में होता है। फ्रेंड्स रेफ्रिजरेटर के बारे में या एसी के बारे में सब जानते हैं कि मतलब एसी जो होता है वो 2 होता है एक्चुअली, एक होता है जो घर में लगता है और एक जो बाहर, और बाहर वाला जो होता है गर्म हवा बाहर फेंकता है, अंदर जो होता है ठंडा हवा आता है। Which of the following device is responsible for production of cold liquid in a refrigerator? 46 का ए। फ्रेंड्स थ्रॉटलिंग डिवाइस होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज़ के लिए फ्रेंड्स, कूल लिक्विड के लिए, याद रखना। और कोई चीज़ कूल के लिए मतलब नहीं होता है, सिर्फ थ्रॉटलिंग होता है, थ्रॉटलिंग मतलब एक्सपेंशन डिवाइस। और फ्रेंड्स ये बताइए, आप आज कम से कम 1 घंटा होने वाला है, शायद मतलब 40 मिनट तो हो गया है, आपको कैसा लगा? क्योंकि बहुत कॉन्सेप्ट मैंने बताया, अगर वीडियो बताना है यार कैसा लगा, क्योंकि अगर ज़्यादा मतलब बेकार लगा तो मैं ऑफकोर्स इस सब्जेक्ट पे नहीं बनाऊंगा, मतलब अगर पसंद नहीं आया। लेकिन अगर पसंद आ रहा है और आपको बहुत फ़ायदा मिला तो यार मैं ऑफकोर्स तीसरा वीडियो भी बना दूंगा, मतलब जिस पे आपको ज़्यादा नॉलेज मिलेगा। फिर हाइड्रोलिक्स बचा रहेगा, इसके बाद कैडम को थोड़ा और कोशिश करूँगा अच्छा बताने की। द ऑपरेशन थिएटर इन अ हॉस्पिटल इज टू बी एयर कंडीशन, सजेस्ट द परसेंटेज ऑफ आउटसाइड एयर। भाई जब ऑपरेशन थिएटर में ना जो एयर कंडीशन में ज़रा सा भी एयर बाहर का है ना, अंदर नहीं आता, 0%। 48 का आंसर है डी, याद रखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इवापोरेटिव एयर कूलर इज यूज्ड इफेक्टिवली व्हेन। और 49 का आंसर है फ्रेंड्स, तो 49 ए है यूनिटरी सिस्टम स्प्लिट एसी। याद रखना ये वो क्वेश्चन है जो क्वेश्चन पक्का नहीं आएंगे कि नहीं। ऑटो डिफ्रॉस्ट इज ऑपरेटेड बाय, भाई ये आ सकता है क्वेश्चन नंबर 50 का ए, इवापोरेटर फैन होता है। हीट पंप वर्क्स ऑन रिवर्स कैन नॉट साइकिल, भाई आपको पता ही होगा। द टेम्परेचर इन कॉन्सेंट्रेट कॉइल इज 300 केल्विन एंड इवापोरेटर कॉइल मतलब जहाँ से इवापोरेटर है वो 240 है। भाई इसमें क्या बताऊँ मैं, आपको तो खुद ही आता होगा कि देख लो हीट पंप है और क्या बोला है COP क्या है, तो भाई हायर टेम्परेचर अपॉन हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर, तो हायर टेम्परेचर क्या है 300 केल्विन, यार मैं लिख क्यों नहीं पा रहा, हाँ 300 केल्विन हायर टेम्परेचर है। लोअर टेम्परेचर क्या है भाई 240, और मतलब माइनस भी करना है ना, तो 300 माइनस 240 कितना होता है 60 होता है, 60 में 0 कटा 6 पंचे 30। ओके तो फ्रेंड्स 5 इसका आंसर है और खुश हो गए। ये सब छोटे न्यूमेरिकल्स आएंगे यार, और इस पर ज़्यादा खुश मत होना, सीधे करके ना हटा देना। कैन नॉट साइकिल रेफ्रिजरेटर ऑपरेट्स बिटवीन 250 एंड 300 केल्विन, भाई ये वो COP का सवाल है। तो 52 का आंसर क्या होगा भाई, कोई बता सकता है मुझे? बी आंसर होगा। तो बी क्यों होगा पता है ना, कर लेना, अभी हमने किया, बस थोड़ा ही से अलग है यार। द एयर एट आउटलेट ऑफ इवापोरेटिव कूलर इज विथ, तो फ्रेंड्स 53 का ए है। ऑफकोर्स हम लोग आखिरी में आते आते तक गिर जाते हैं, मतलब बैंड बज जाती है आखिरी में, क्योंकि 1 घंटा फोकस करना बहुत बड़ी बात होती है, वो भी कांस्टेंट। प्रोडक्टिव जो होता है ना वो फोकस कर लेता है ना फ्रेंड्स, वो एक्चुअली बहुत फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि फोकस करना बहुत अच्छी बात है। द रेफ्रिजरेटर बेस्ड ऑन रिवर्स कैन नॉट साइकिल वर्क्स बिटवीन 2 सच टेम्परेचर दैट द रेशियो बिटवीन द लो एंड हाई टेम्परेचर इज 0.8। व्हाट इज द COP ऑफ हीट पंप? फ्रेंड्स पिछले वीडियो में ये सारे क्वेश्चंस मैंने बताया था, इसलिए इस वीडियो में मैं सिर्फ 54 का सी कर रहा हूँ, क्योंकि आपका टाइम मैं बर्बाद नहीं करना चाहता। फॉर बेल कॉलमैन साइकिल द COP इज 4 एंड आइसेंट्रोपिक इंडेक्स इज 1.4। तो फ्रेंड्स आइसेंट्रोपिक इंडेक्स 1.4 है, तो द प्रेशर रेशियो कितना होगा यार, ये याद करो, मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। बेल कॉलमैन का एफिशिएंसी फॉर्मूला याद कर लो, जो आखिरी तक बचा होगा ना उसका मैं सच कह रहा हूँ, गैस रेफ्रिजरेशन सिस्टम खत्म आज कंप्लीट होगा। 1/8 to the power गामा अपॉन गामा -1
ऐसे ही कुछ होता है, गामा अपॉन गामा माइनस वन। एंड फ्रेंड्स -1, गामा -1 तो लिख दिए, अब एक्चुअली -1। अब याद रखना ये इक्वेशन बहुत सारी बुक्स में लिखी है, ये इक्वेशन गलत है। मैं आपको बता देता हूँ वापस, COP बराबर 1/R प्रेशर रेशियो, मतलब अभी बताता हूँ प्रेशर रेशियो क्या है। गामा -1 अपॉन गामा रहता है, -1 R में से माइनस हो रहा है, हाँ, और गामा -1 अपॉन गामा है जो पावर में है। तो अब मैं बताने की क्या कोशिश कर रहा हूँ भाई कि भाई ये प्रेशर रेशियो है यार, RPG से लिख रहा हूँ मैं। तो प्रेशर रेशियो मतलब P2/P1 और कुछ नहीं। जो प्रेशर इवापोरेटर में और कंडेंसर में उन्हीं दोनों का मतलब रेशियो चाहिए बस। और इसका आंसर क्या होगा पता है? इसका आंसर आपका आएगा 55 का। फ्रेंड्स अगर बच्चा भी अगर देख लेगा ना तो समझ जाएगा 55 का B 2.18 है। और ये चीज़ आपका कंप्लीट हो चुका है। गैस रेफ्रिजरेशन साइकिल ना मैंने कंप्लीट कर दिया है, जिसे आप अब एयर रेफ्रिजरेशन का हो, लेकिन एयर रेफ्रिजरेशन मत करना, उसका मतलब कुछ और भी हो जाता है। हाँ, तो गैस रेफ्रिजरेशन साइकिल, ब्रेटन, रिवर्स ब्रेटन जिसे कहते हैं, और एक और चीज़ कहते हैं, याद करो जल्दी, रिवर्स ब्रेटन के बाद बेल कॉलमैन साइकिल। क्राइटेरिया फॉर सिलेक्टिंग सुटेबल AC और रेफ्रिजरेशन सिस्टम आर। तो भाई मेंटेन ऑन ऑपरेशनल, जो सबसे बड़ा होगा ना वही लेके हट जाना सिर्फ, क्योंकि सारी चीज़ें मैटर करती है ना, कि आपकी घर की बनावट क्या है, आपको कैसा AC चाहिए, आपके घर की बनावट क्या है, परफॉर्मेंस कैसा चाहिए, बिजली कितना खाना चाहिए, क्या उस घर में बिजली की इतनी व्यवस्था है, नहीं है तो दूसरा AC ले लो जिसमें कम बिजली लगता है। एयर एंटर्स इन बेल कॉलमैन साइकिल कंप्रेसर एट 218 ATM। भाई ये क्वेश्चन मैं क्या बताऊँ, 1/R टू द पावर गामा -1 अपॉन गामा -1 है। तो इसका आंसर आप ले लो ना, एक्चुअली करके बताओ, वो क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में, 57 का C, 370 केल्विन। द कैपेसिटी ऑफ विंडो AC इज इन द रेंज ऑफ। तो भाई कैपेसिटी ऑफ विंडो AC 58 का क्या बोलूँ मैं, A बोल देता हूँ। याद रखना ये पिछले बार मैंने बताया था, बस ये जो गैस का एफिशिएंसी है ना ये नया है। अब की मैंने एयर रेफ्रिजरेशन मतलब गैस रेफ्रिजरेशन पूरा कंप्लीट कर दिया है, गैस रेफ्रिजरेशन। बस एफिशिएंसी वाला जो न्यूमेरिकल्स है वो आखिरी में आपको करके बताना है, इसके बाद मैं करके बता दूंगा। द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ सेंट्रल AC आर। तो सेंट्रल AC के कंपोनेंट्स क्या है यार, जल्दी बता दो। 59 का A, आंसर यही है। एयर डिस्ट्रीब्यूशन, चिल्ड वाटर कॉइल एंड VCR साइकिल एंड एयर कंट्रोल्स। VCR साइकिल तो होना चाहिए ना, वरना काम किस पे कर रहा है। समटाइम रेफ्रिजरेंट्स प्लांट्स यूज कूलिंग टावर, द वाटर कूल्ड इन दिस टावर इज। तो फ्रेंड्स 60 का आंसर है D। अब खुशी मनाइए फ्रेंड्स, सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है और इसके बाद कुछ भी नहीं बचा है, मतलब 60 को 60 पूरा कर दिया आज मैंने, और बहुत टाइम के बाद। और फ्रेंड्स मैंने कॉन्सेप्ट कंप्लीट हम लोगों ने किया मिलके। कॉन्सेप्ट कंप्लीट करना बड़ी बात थी यार। पिछली वीडियो में आपको लगा होगा, पिछले कुछ समय मतलब जब हम लोग ने शुरू किया था वीडियो, मैंने 14 मिनट तक कॉन्सेप्ट ही बताया। आपको लगा होगा कि भाई ये आज पूरा नहीं होने वाला, लेकिन 60 क्वेश्चन पूरा हो गया यार, खुशी मनाइए। और दूसरी चीज़, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेटिव थे, आपका आई होप रिवीजन हो गया होगा, बहुत फ़ायदा हुआ होगा। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करो। और मैं थक चुका हूँ यार, बाय।